हा, लक्ष इकडे. वेव्ह ऑप्टिक्स मध्ये याच्या आधी आपण लाईटची एक प्रॉपर्टी डिस्कस केली, तिचं नाव होतं इंटरफेरन्स ऑफ लाईट. आणि आजच्या क्लासमध्ये आपण लाईटची आणखी एक प्रॉपर्टी डिस्कस करणार आहोत, ज्या प्रॉपर्टीचं नाव आहे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो क्या पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक आहे. जसं तुम्ही याच्या आधी इंटरफेरन्स स्टडी केला, काय स्टडी केला याच्या आधी? इंटरफेरन्स ऑफ लाईट. ठीक आहे, इंटरफेरन्स स्टडी केला. तर तुम्हाला असं सांगू इच्छितो की इंटरफेरन्स आणि डिफ्रॅक्शन ह्या दोन्ही ज्या प्रॉपर्टी आहेत, ह्या रिजल्ट आहेत लाइटच्या सुपरपोजिशनच्या. लाइटच्या सुपरपोजिशन मतलब लाइट की दो वेव आएंगी, आपस में क्या करेगी? सुपरपोजिशन. और वो जब दो वेव सुपरपोजिशन करती है तो या तो आपको क्या मिलता है? इंटरफेरेंस, या तो आपको क्या मिलता है? डिफ्रैक्शन. अब इंटरफेरेंस आपको कब मिलता है? इंटरफेरेंस आपको तब मिलता है जब आपको दो अलग अलग स्लिट से निकली हुई वेव फ्रंट आपस में सुपरपोजिशन करेगी. जैसे कि इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा YDSE में S1 स्लिट थी, S2 स्लिट थी, दोनों से वेव फ्रंट निकली, दो वेव फ्रंट आके आपस में क्या हुई? सुपरपोज. और उससे हमें क्या मिला था? इंटरफेरेंस, जिसमें स्क्रीन के ऊपर हमें अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिली थी. ओके. अब जो डिफ्रैक्शन होता है वो कैसे मिलता है? तो डिफ्रैक्शन के अंदर दो स्लिट की जरूरत नहीं है, एक ही स्लिट तुम्हारे पास होती है, और एक ही स्लिट से निकली हुई जो वेवफ्रंट है, उस वेवफ्रंट के अलग अलग पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजन. जैसे कि मान ली एक ही स्लिट है, ये सिंगल स्लिट है मान लो, तो इसमें जो वेवफ्रंट होगी, यहां से जो वेवफ्रंट निकलेगी, इस वेवफ्रंट का हर पॉइंट एक नया सोर्स ऑफ लाइट है ना. तो इससे निकली हुई जो वेवफ्रंट है, सेकेंडरी वेवलेट्स, इनका आपस में इंटरफेरेंस होगा, और स्क्रीन के ऊपर जो आपको मिलेगा वो क्या होगा? डिफ्रैक्शन. क्या मिलेगा आपको? डिफ्रैक्शन. एक बार फिर से बताइए, इंटरफेरेंस आपको कब मिलता है लाइट का? जब आपके पास दो अलग अलग स्लिट्स होंगी, उनसे निकली हुई वेवफ्रंट आपस में सुपरपोजिशन करेगी, तो क्या मिलता है? इंटरफेरेंस. लेकिन एक ही स्लिट है, एक ही स्लिट से निकली हुई जो वेवफ्रंट है, उसके अलग अलग पॉइंट्स आपस में, मतलब निकली हुई जो सेकेंडरी वेवलेट से आपस में इंटरफेयर करती है और देती है आपको डिफ्रैक्शन. जब हमने YDSE पढ़ा था, जब इंटरफेरेंस पैटर्न हमने स्क्रीन पे बनाया था, तो उस टाइम पे लाइट का डिफ्रैक्शन भी हो रहा था, लेकिन इंटरफेरेंस का पैटर्न इतना प्रोमिनेंट था, इतना डोमिनेटिंग नेचर का था कि उसने डिफ्रैक्शन को हमें दिखने ही नहीं दिया. मतलब कम डिफ्रैक्शन का जो इंटेंसिटी है, या जो उसका क्या बोलते हैं डोमिनेशन है, उतना हाई नहीं था, तो इसलिए हमने वहां पे फोकस किस पर किया? इंटरफेरेंस पे. लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे डिफ्रैक्शन भी हो रहा था. लेकिन आज के इस क्लास में हम सिर्फ फोकस किस पर करेंगे? डिफ्रैक्शन. तो चलिए समझते हैं डिफ्रैक्शन लाइट की प्रॉपर्टी है क्या. ओके. और उसका मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे पूरा का पूरा. इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक सोर्स लेता हूं. ठीक है, लेट से एक सोर्स है, सोर्स यस, इससे निकला हुआ लाइट एक सिंगल वेवलेंथ का होगा. दैट मींस ये सोर्स कौन सा होगा? मोनोक्रोमैटिक सोर्स है ना. मोनो में सिंगल कलर वाला सोर्स होगा. ठीक है. अब इस सोर्स से लाइट निकलेगा, ये अपने ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट को इमिट करेगा. मैंने इस सोर्स के ठीक सामने एक स्लीट रख दी. क्या रख दी? इस सोर्स के ठीक सामने एक स्लीट. ठीक है, ये ऐसे एक स्लीट. स्लीट का मतलब आप सब जानते हो, स्लीट इज अ नैरो ओपनिंग. मैं 2D डायग्राम बना रहा हूं इसलिए ऐसे बना रहा हूं, आप 3D भी लीनियर इमेजिन कर सकते हो. और उसके बाद यहां पे सामने रख दी मैंने एक स्क्रीन. ये जो बला दिख रही है आपको, ये क्या है? स्क्रीन. तो देखिए, ये है स्क्रीन, ये है आपके पास में स्लीट, और ये है आपके पास में सोर्स, जो स्पेशली कौन सा सोर्स है बच्चों? मोनोक्रोमैटिक सोर्स. ठीक है, व्हाइट लाइट नहीं है ये सिंगल कलर लाइट है. रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, कोई भी सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट आपने लिया, ऐसा सोर्स आपने लिया जहां से लाइट यहां से निकलेगी. मैं इसके साथ साथ में एट द सेम टाइम और एक सेटअप तैयार करता हूं. ठीक है, मैं दूसरा सेटअप, अगेन मेरे पास एक, अब ये अलग सेटअप है, ये इधर दूसरा सेटअप है, इसमें भी मैंने एक सोर्स लिया, सोर्स यस. अगेन इसका भी कुछ तो भी लैम्बडा होगा. ठीक है, और दैट मींस ये सोर्स भी कौन सा सोर्स लिया मैंने? मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक सोर्स. ठीक है, उसके ठीक सामने मैंने इस बार स्लीट नहीं, मैंने एक छोटी सा ऐसे एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा, जो कि ओपेक है. ओपेक का मतलब होता है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती. जैसे तुम, मैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हाथ मेरा, इसमें से लाइट आया, मेरे हाथ में से पास हो सकता है क्या? नहीं. तुम हाथ कंसिडर्ड एज अ ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक बॉडी वो होती है अपोजिट टू द ट्रांसपेरेंट बॉडी. जिसमें से लाइट जाती है वो ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट नहीं जाती वो ओपेक. तो मैंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, उसके ठीक सामने इधर मैंने रख दी स्क्रीन. ये क्या बला दिख रही है आपको? स्क्रीन. ठीक है, अब देखिए, ये सेटअप अलग, ये सेटअप अलग. मैं पहले सेटअप में बताता हूं आपको क्या होगा. जब ये सोर्स अपने में से लाइट को इमिट करेगा, ये सोर्स जब अपने में से लाइट को इमिट करेगा, ठीक है, तो अपने सब तरफ लाइट भेजे जा रहा है. जैसे यहां से लाइट का एक रे निकला, ऐसे गया यहां पे, ये यहां से लाइट पास हो सकता है क्या? नहीं. तो यहां पे जाएगा और यहां से क्या होगा? रिफ्लेक्ट.
ये ऐसे यहां पे स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट, ये ऐसे, ठीक है, बोलने को ना, ठीक है, ये ऐसे, समझ पा रहे हो आप? तो देखो यहां से लाइट की अगर अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो लाइट, वी नो दैट लाइट की एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। दैट मींस बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, हमें ये सिखाया गया है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि ये रे ऐसे यहां तक पहुंचेगा और यहां का रे ऐसे यहां तक पहुंचेगा। लेकिन बाकी जो रेज है, जैसे ये इधर जाने वाला, ये इधर जाने वाला, ये तो पास नहीं हो पाएंगे, तो दिस रेज विल डाई आउट, ठीक है। और वेवफ्रंट फॉर्म में देखें तो मैं इसको वेवफ्रंट के फॉर्म में भी बता सकता था आपको, ऐसे स्पेरिकल वेवफ्रंट होती थी ये। तो जितनी ओपनिंग है उसमें से लाइट ऐसे पास हो जाएगा, नो डाउट। और लाइट की जो रेक्टिलिनियर वाली प्रोपेगेशन वाली प्रॉपर्टी अपने माइंड में है, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल करेगा और स्क्रीन पर पहुंच जाएगा। अब लाइट स्क्रीन पे जिस रीजन में पहुंचा, जैसे यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे स्क्रीन पर लाइट पहुंचा हुआ है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए से लेकर ये बी तक, दिस रीजन इन व्हाट, ये इल्यूमिनेटेड रीजन होगा, ब्राइट रीजन होगा जहां पे लाइट पहुंचा। और जति लाइट पहुंची तति उजेड असेल ना, तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ इल्यूमिनेटेड रीजन, इल्यूमिनेटेड रीजन, ठीक है। और ए से ऊपर अगर आप जाओगे, ए से ऊपर जाएंगे तो क्या यहां पे लाइट पहुंचा क्या? नहीं, वहां पे अगर लाइट नहीं पहुंचा तो इसको हम बोलेंगे ये रीजन है शैडो वाला। ये रीजन कौन सा है? शैडो। म्हणजे तिथं सावली असेल ना, अंधार असेल ना, तिथं उजेड थोड़ी असेल, ठीक है। और बी के नीचे भी आगा आप ऐसा तुम्ही, ठीक है, तो क्या आएगा, शैडो वाला रीजन ही मिलेगा। यानी कि ए के ऊपर भी शैडो है, बी के नीचे भी शैडो है। बेसिकली उस रीजन को हम रीजन ऑफ ज्योमेट्रिक शैडो कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके की ज्योमेट्री होंगी इस ऑब्स्टेकल की, वैसा ही शैडो उधर बनेगा, है ना। हाथ है तो हाथ का ही तो शैडो बनेगा, तो हाथ की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा ना कैसा शैडो बनेगा, तो इसको बोलते हैं रीजन ऑफ ज्योमेट्रिक शैडो। तो यहां तक तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। लाइट निकला इस ओपनिंग में से, स्क्रीन पे पहुंचा, इतने रीजन में पहुंचा इल्यूमिनेटेड रीजन, जहां पे नहीं पहुंचा वो शैडो वाला रीजन। एक बार फिर से इधर भी आते हैं, इधर भी कहानी वैसे ही, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां से लाइट आया ऐसे, ये ऐसे इस कॉर्नर से सीधा चला जाएगा इधर ऐसे। अब इस ऑब्स्टेकल के वजह से, एज दिस ऑब्जेक्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ये कैसा है, ओपेक है, तो क्या यहां से लाइट पास हो पाएगा इधर? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो मैं इसको ए से लेकर बी तक इस रीजन को क्या मानूंगा, दिस इज द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिक शैडो। मतलब सिर्फ शैडो लिखो या ज्योमेट्रिक शैडो लिखो, कौन, ए से बी। लेकिन ए से ऊपर देखो, ए से ऊपर तो लाइट पहुंच पा रहा है ना आसानी से, ये इधर भी ये लाइट पहुंच पा रहा है ना, मतलब बी से लेकर बी डैश ये इल्यूमिनेटेड रीजन होगा, ठीक। और ये ऊपर ए से लेकर ए डैश ये भी कैसा रीजन होगा, इल्यूमिनेटेड, क्योंकि वहां पे लाइट पहुंच पा रहा है। जति लाइट पहुंची तो इल्यूमिनेटेड, जति लाइट नहीं पहुंची तो रीजन ऑफ ज्योमेट्रिक शैडो। और हमारे नॉलेज के मुताबिक ऐसा ही होता है। लेकिन 17th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ग्रिमंडी। क्या नाम था? जाणून मैं फक्त तुम्हाला सांगायसाठी नाव आणलं, घमंडी नहीं रे, ग्रिमंडी, तो मी अग्रिमंडी, ठीक है। आगे तो 17th सेंचुरी में आया था। कब आया था? 17th सेंचुरी में। नाम क्या था? ग्रिमंडी, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं क्योंकि लिखना है मुझे थोड़ा सा। तो 17th सेंचुरी में ग्रिमंडी आया, ठीक है। और इन भाई साहब ने क्या बताया, इसने बोला देखो ये जो मैंने रखे है ना, ये जो स्लिट जिसको बोला है, इसको बोलते हैं बहुत छोटी ओपनिंग, ठीक है। अगर वो सर्कुलर भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, बहुत छोटी ओपनिंग, तो इस चीज को हम एपर्चर भी बोलते हैं। जब छोटी ओपनिंग होती है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपर्चर, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, ये जो आपने रखा हुआ है, इसको ओपेक ऑब्जेक्ट को हम शब्द यूज करेंगे ऑब्स्टेकल। क्या यूज करेंगे? ऑब्स्टेकल। लाइट के बीच में कोई आया तो लाइट के लिए ऑब्स्टेकल हुआ, और बहुत छोटे ओपनिंग में से लाइट जा रहा है तो उसको बोलेंगे एपर्चर, ठीक है। तो इस भाई साहब ने बोला कि जो साइज है, क्या रे बच्चा, साइज किसकी? ऑब्स्टेकल की। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और दूसरा कौन है? एपर्चर। इफ साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर, ये अगर कैसी होगी, ये अगर कंपेरेबल होगी, कैसी होगी? कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव्स, वेवलेंथ ऑफ
वेव्स। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो लाइट है, देखो एक बार फिर से, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल यानी कि ऑब्स्टेकल की साइज या फिर एपर्चर की साइज किसके कंपैरिजन में हो, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, मिलते जुलते थोडेसे त्याच्या आसपास, है ना, जो क्लोज है उनको ही कंपेअर कर सकते हैं ना आपण, नाही तर हा चंद्र हा सूर्य कंपेअर कसं का होईल? हा, ठीक आहे. तर क्लोज टू द वेवलेंथ म्हणजे वेव ज्या येत आहेत त्या वेवची वेवलेंथ जर त्याच्या साईजच्या कंपॅरिझन मध्ये तर असेल तर हा जो लाइट है, ये जो लाइट है जो इस एपर से जा रहा है, ये ऐसे सीधे ना जाते हुए जिधर शैडो है ना उस रीजन में थोड़ा सा चला जाता है. मतलब ये हमें एक्सपेक्ट था कि ए से ऊपर शैडो है, लेकिन ग्रीमन ने बताया कि नहीं नहीं, शॅडो वाले रिजन से थोड़ा सा ऊपर लाईट पहुंच पाएगा. म्हणजे जिथं नव्हता पोहोचायला पाहिजे आपल्या थेरीनुसार तिथं भी लाईट पोहोचेल, इकडे भी शॅडो वाले रीजन में पहुंच पाएगा. समझ लेगा, मतलब लाइट क्या हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, लाइट बेंड हो जाएगा इन टू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिक शैडो. नक्षत्र मी काय बोललो तो, ठीक है. एक बार फिर से इधर, अब यहां पे देखो, यहां से भी इस कॉर्नर से भी लाइट बेंड हो जाएगा, और किधर बेंड होगा, किस रीजन में जाएगा, जिधर शैडो है. तो शैडो वाला रीजन कौन सा है, ए टू बी. तो यहां से लाइट बेंड होके उधर जाएगा जिधर शॅडो आहे. समझ पा रहे हो का? म्हणजे अति आपल्याला एक्सपेक्ट काय होतं, शॅडो, पण तिथं काय पोहोचू राहिला, लाईट. आणि कधी पोहोचेल, जेव्हा या लाईटची वेवलेंथ हे कोणाच्या साईज सोबत कंपेरेबल असेल, एपर्चर किंवा ऑब्स्टॅकलच्या. समजलं का? तर याच्यावरून त्यानं स्टेटमेंट दिलं की एक फेनॉमेना लाईटचा त्यांनी सांगितला की द फेनॉमेना ऑफ फ्लेअरिंग आउट का मतलब होता है फैलना. लाईट फैलून राहिला. पहिल्या केसमध्ये असा फैलला, दुसऱ्या केसमध्ये असा फैलला नाही म्हणत त्याले, त्याला म्हणतात उसको बोल क्या बोलते, नॅरो हो जाना, एनक्रोचमेंट हुआ लाइट का. ठीक है, तो फ्लेयरिंग आउट और एनक्रोचमेंट ऑफ लाइट अराउंड दी corners of obstacle or aperture into the region of geometric shadow, is called as diffraction of light. किंवा तुम्ही या शब्दाला रिप्लेस करू शकता, या पूर्ण एवढ्या शब्दाला, याला शब्द देऊ शकता अल्टरनेटिव्ह बेंडिंग. काय देऊ शकता, बेंडिंग. सो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय डिफ्रैक्शन, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट बेंड हो रहा है, देखो यहां से इधर बेंड हो रहा है, वहां से इधर बेंड हो रहा है, किधर, इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिक शैडो. द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टैकल और aperture into the region of geometric shadow is called as diffraction of light. जैसे देखिए कि हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल डिफ्रैक्शन के लिए मैच नहीं होता, उसके कुछ रीजन है, लेकिन समझाने के लिए यही एग्जाम्पल है मेरे पास. ठीक है, तो अगर हमने दरवाजा खोला या खिड़की खोल दी तो खिड़की में से लाइट अंदर आएगा. तो क्या खिड़की में से लाइट असं सीधा अंदर आता की खिडकी जसं रेक्टँगल तसंच फक्त इकडे रेक्टँगलचा उजेड पडते का, नाही. जसा खिडकीतून लाईट येते असा पसरते, फैलते. इधर भी जाता है ना, खिड़की जब खोलेंगे तो क्या कैसे रेक्टेंगल शेप में लाइट आता है क्या अंदर, नहीं. अरे सिंपल एग्जांपल, तुम्ही कधी पाहिलं असेल की जर छत को एकदम छोटा सा होल होगा, चिन्नुकला होल, चिन्नुकला एकदम 1 मिलीमीटरचा, ठीक है, वहां से लाइट बहुत बार अंदर आती है. जनरली कौलारू घाला जर तुम्ही पाहिलं असतील खेड्यात, है ना, आता तो संपले सगळे, पण जुन्या काळात होते. ठीक है, तो वहां से आएगा और जब तू सरफेस में देखा तो बड़ा स्पॉट दिखता है लाइट का, तो तेवढं छिद्र असते का वर, वो तो बहुत छोटा होता है टीन को, है ना. लेकिन जब तक लाइट नीचे आता, लाइट ऐसे शैडो के रीजन में फैलता है. अरे तो वो लाइट का क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन. लाइट जब दरवाजे से भी अंदर आती है ना तो ऐसे डिफ्रैक्ट हो जाती है. जनरली लाइट का डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारे दरवाजे, खिड़कियां जो होती है ना, इनकी जो साइज होती है वो मीटर्स में होती है. 1 मीटर, हे पाय खिडकी शेंडे सरने केवढी 2 मीटर 2.5 मीटरची खिडकी, एक आहे का भीतीवर 2 खिडक्या. तो समझ लोगा, 2 मीटर की खिड़की है, कितने मीटर की, 2 मीटर की. लाइट की वेवलेंथ कितनी है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट. लाइट की विजिबल लाइट की वेवलेंथ मैच करती है 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंड नैनोमीटर में बात करेंगे तो 400 नैनोमीटर.
से लेकर के 700 नॅनोमीटर, म्हणजे लाईट वेव्हची वेव्हलेंथ 400 ते 700 नॅनोमीटरच्या मध्ये, आणि खिडकी 2 मीटरची. तर डिफ्रॅक्शन पाहायला भेटणार नाही, कारण डिफ्रॅक्शन तुम्हाला तेव्हा पाहायला भेटेल जेव्हा वेव्हची वेव्हलेंथ ऑब्स्टॅकल किंवा अॅपर्चरच्या साईज सोबत कम्पेरेबल असेल. म्हणून तुम्ही जर समजा आता पाहता हा एवढा मोठा बंगला आहे समजा आहे, समजा ठीक आहे, एवढा आहे. तर आता जर समजा आपण या रूम मध्ये सगळे लाईट लावून दिले, ठीक आहे, संध्याकाळ झाली 8 वाजलेले, समजा लाईट लावून दिले, तर तिकडल्या रूम मध्ये आपल्याला माहित पडेल का या रूम मध्ये लाईट लावल्या आहेत म्हणून? नाही माहित पडत, कारण हा लाईट असा बेंड होऊन जाते का? नाही. पण तेच या रूम मध्ये म्युझिक सिस्टीम लावली आपण, तर तिकडल्या रूम मध्ये समजते की नाही, हा 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 म्युझिक सुरू आहे म्हणून. म्हणजे काय, साऊंड जो आहे, साऊंड बेंड होऊन चालला त्या रूम मध्ये, पण लाईट जात नाही, कारण खिडक्याची दरवाजाची जे साईज आहे हे साऊंडच्या लॅम्बडा सोबत, साऊंडच्या वेव्हलेंथ सोबत मॅच होते. साऊंडची वेव्हलेंथ जे होते थोडी जास्त आहे, खूप जास्त आहे कम्पेरेबल टू लाईट. लाईटची वेव्हलेंथ कमी आहे, तर जे ऑब्स्टॅकल आणि अॅपर्चर लागतील ते बी छोट्या साईजचे लागतील ना, तेव्हा तुम्हाला पाहायला भेटेल लाईटचं डिफ्रॅक्शन. म्हणून आम लाइफ में हमें लाइट का डिफ्रैक्शन देखने को मिलता नहीं, साउंड का देखने को मिलता है. तुमच्या लक्षात येऊ राहिलं का? सांगा बरं, व्हॉट इज मीन बाय डिफ्रॅक्शन? द बेंडिंग ऑफ द फेनॉमेन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टॅकल और अपर्चर into the region of geometric shadow. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बहुत बढ़िया, तो यही यहां पे समझाया. अब देखिए कुछ नोट है, ये बोल रहा है बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन इट क्रॉसेस द शार्प एज ऑफ एन ऑब्स्टैकल और अ स्लिट, द साइज कंपेरेबल टू इट्स वेवलेंथ. तो देखो यहां पे देखिए, ये जो मैंने स्लिट की साइज ली ये काफी बड़ी ली, लय मोठी आहे ते, आणि हा लाईट आला, दुरून आला लाईट. कसं समजलं? प्लेन वेव्ह फ्रंट म्हणजे लाईट इन्फिनिट डिस्टन्स वरून आला याच्यावरती इन्सिडेंट झाला, तर पा लाईट जसा आहे सरळ तर सरळ गेला की नाही, म्हणजे फ्लेअर आउट झाला का? नाही. का? कारण याची साइज खूप मोठी आहे ना. जब साइज बहुत मोटी होंगी स्लिट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में, तो आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा नहीं. लेकिन स्लिट देखो, स्लिट की साइज बहुत छोटी है, तो लाइट की वेवलेंथ भी छोटी है, तो दोनों छोटे छोटे हैं, तो आपको फ्लेयरिंग आउट देखने को मिलेगा, डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा. तो इस केस में डिफ्रैक्शन दिख रहा है, इस केस में डिफ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर. मैंने जो अभी बकबक किया वही पॉइंट मैंने स्लाइड्स पे डाला हुआ है, आप उसको ठीक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, और विजुअलाइज भी कीजिए. थियोरेटिकल थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, तो मैंने बोला डिफ्रैक्शन जो है लाइट का वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. कौन से दोन फैक्टर? पहला साइज ऑफ ऑब्स्टैकल और एपर्चर. जैसे ये जो है ये ऑब्स्टैकल है, ये जो तुमने लाइट के बीच में रखा तो इसमें से लाइट पास नहीं होंगी, दिस इज कंसिडर्ड ऑब्स्टैकल. लेकिन जो ओपनिंग है सर्कुलर ओपनिंग, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एपर्चर. ठीक है, तो ये एपर्चर है, तो इनकी जो साइज है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा. और दूसरा वेवलेंथ ऑफ द वेव, जो लाइट हो या साउंड हो उनकी वेवलेंथ पे भी डिफ्रैक्शन डिपेंड करेगा. आगे बढ़ते हैं. क्या कंडीशन है डिफ्रैक्शन की? डिफ्रैक्शन की कंडीशन, क्या कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन? तो बोल रहा है द साइज ऑफ ऑब्स्टैकल और एपर्चर शुड बी नियरली इक्वल और कंपेरेबल टू द वेवलेंथ. है ना, हे कंडिशन असं असेल तरच डिफ्रॅक्शन दिसीन, असं नसेल तर डिफ्रॅक्शन दिसणार नाही किंवा नोटीस होणार नाही. इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टैकल और एपर्चर इज मच लार्जर, बहुत ज्यादा है ऑब्स्टैकल की साइज या एपर्चर की साइज, किसके कंपैरिजन में? वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेव के कंपैरिजन में डिफ्रैक्शन इज नॉट ऑब्जर्व. मैंने अभी अभी आपको लाइट का और साउंड का एग्जांपल बताया कि इस कमरे में हम कितना भी लाइट लगाएंगे तो नेक्स्ट कमरे में हमको नहीं पता चलेगा कि इधर कौन सा बल्ब लगाया हुआ है, कितना उजाला है. लेकिन अगर म्यूजिक सिस्टम लगा दे तो पता चल जाता है. ठीक है, तो वही बात है. ठीक है, और नोट्स है, देखिए पहली नोट क्या है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻7 मीटर. जो लाइट की वेवलेंथ है उसकी ऑर्डर कितनी होती है? 10⁻⁻7 मीटर. इन जनरल एन ऑब्स्टैकल ऑफ दिस वेवलेंथ इज नॉट प्रेजेंट. और इतने छोटे छोटे साइज के ऑब्स्टैकल हमारे पास प्रेजेंट नहीं होते. सो लाइट रेज डू नॉट शो डिफ्रैक्शन एंड दे अपीयर टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. हम डे टू डे लाइफ की बात कर रहे हैं, हमारे आजू बाजू में बहुत चिन्नुकली चीजें हमको नहीं दिखती और इसलिए हमको लाइट का डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता. बट साउंड वेव शोज मोर डिफ्रैक्शन एज कंपेयर टू द लाइट रेज बिकॉज the wavelength of sound is large and it is about
16 मिलीमीटर टू द 16 मीटर, यहां तक साउंड वेव की वेवलेंथ हो सकती है। एंड सो इट इज जनरली डिफ्रैक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इसलिए हमारे डेली लाइफ के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से साउंड क्या होती है, डिफ्रैक्ट होती हुई दिखती है, बेंड होके इस कमरे से दूसरे कमरे में जाती है। ठीक है, जैसे आप देखिए इस डायग्राम में, ठीक है, ये इंसान आपको दिख रहा है इस कमरे में है, ठीक है, और यहां पे आप देखिए, यहां पे इस कमरे में हमने लाइट ऑन कर दी है, बत्ती जला दी है, तो इधर बत्ती जली है, इसको पता चल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि लाइट उस कमरे से बेंड होके इधर जा ही नहीं सकती ना। क्यों? रीजन समझ में है ना, लाइट के पास क्या प्रॉब्लम है, उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, और जिस ऑब्स्टेकल या एपरेचर से लाइट जा रहा है उनकी साइज बहुत बड़ी है, कम नहीं, वो त्याची मोठी आहे ना रे। वही आप यहां पे गाना बजा दे, है ना, डीजे वाले बाबू मेरा। ओके, तो यहां पे जब गाना बजेगा तो पता चल जाएगा बड़े आसानी से, क्योंकि साउंड ऐसे होके, दरवाजा उगड़ा है ना, हाँ, हा? वरून नाही रे, ते वरून स्लॅब आहे, तो मी तुम्हाला दिसायला पाहिजे साडी, मग मी का तुम्हाला का प्रत्येक खोलीत घेऊन जाऊ असं इकडे बारे? हा, भावना समजल्या ना तुम्हाला? ठीक आहे. हा, कणती आहे काय? चलिए आगे बढ़ते। अब डिफ्रैक्शन का मतलब तो समझ में आया, बताइए, बेंड होना लाइट का, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, हमारे पास दो तरह के डिफ्रैक्शन है। पहला है वसनावली का, कोणती आहे? तुम्हाला समजतं ना मी काय म्हटलं तर? हाँ, फ्रेजनेल। ओके, और दूसरा इसको यस जो है ना इसमें साइलेंट है, इसको फ्रेनेल डिफ्रैक्शन बोलते हैं, पण आपण फ्रेनेल नहीं बोलेंगे कारण आपली इंग्लिशची प्रॅक्टिस लय भयानक आहे, तर आपण फ्रेजनेल ही बोलेंगे, कारण फ्रेजनेल सांगूनच तर स्पेलिंग चुकून राहिले आपले, फ्रेनेल म्हटल्यावर काय लिहू आपण? ओके, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, ओके। एंड सेकंड टाइप जो है डिफ्रैक्शन का वो कौन सा है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो चलिए दोनों के बीच में का फर्क समझते हैं। तो जो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन है, इसमें क्या होता है? इन फ्रेजनल डिफ्रैक्शन बोथ द सोर्स एंड स्क्रीन आर नियर द डिफ्रैक्शन डिवाइस। जो डिफ्रैक्शन डिवाइस है, यानी कि जहां से लाइट का क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन, उस डिफ्रैक्शन डिवाइस से तुम्हारी स्क्रीन और तुम्हारा सोर्स ये क्लोज होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। लेकिन अगर इन जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कब होता है कि अगर दोनों, मतलब कौन कौन, सोर्स एंड स्क्रीन, ये कितने डिस्टेंस पे हो? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट डिस्टेंस रियलिटी में तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम नहीं रखते, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस हो या इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर हम रखेंगे तो हमें उस डिफ्रॅक्शन को क्या कहेंगे? फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शन। सरळ सरळ लक्षात घ्या मी काय सांगणार तुम्हाला। इथं आपण आलो, मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं, एक पहिली स्लाइड आहे, हा हा कोण आहे? सोर्स, हे कोण आहे? स्क्रीन, आणि हे काय झाली तुमची डिफ्रॅक्टिंग सिस्टीम, ते स्लिट किंवा ऑब्स्टॅकल तुमची डिफ्रॅक्टिंग सिस्टीम आहे ना, तर याच्यापासून सोर्स आणि याच्यापासून स्क्रीन हे जवळ असली पाहिजे, फायनाइट डिस्टन्स वरती जर असेल तर त्यावेळेस जे डिफ्रॅक्शन होते त्याला म्हणतात फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। लेकिन अगर इससे तुम्हारा सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो वो डिफ्रैक्शन कौन सा होगा? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और मेनली इस चैप्टर में हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। चला, ठीक है, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कौन सा पढ़ेंगे? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। यहां पे देखिए ये तो थोड़ा देर इज अ वेरी गिचड़ मेचड़, बट मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं इस चीज को। मेरे पास यहां पे ये जो दिख रही है बला, दिस इज व्हाट? स्लिट। ये क्या है? स्लिट। काफी नैरो है, लेकिन इतनी नैरो निकालूंगा तो फिर डायग्राम कैसे निकालूंगा? तो वो जूम्ड है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द सिंगल स्लिट, ठीक है। और इधर होगा कहीं पे सोर्स, ये अलग है डायग्राम, मैं अलग नहीं कर रहा हूं। इधर से सोर्स निकल रहा है, सॉरी सोर्स मतलब सोर्स से लाइट निकल रहा है, ठीक है। तो भाई देखो पॉइंट सोर्स है, तो लाइट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सब तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है? सब तरफ, ठीक है। और बोलने को
लस बदमाश पोरे. ठीक आहे. अब देखो, अबे सांगू राहिलो. हा सोर्स आहे. सोर्सच्या ठीक समोर काय ठेवलं सांगा बरं. कॉन्वेक्स लेंस पायजा. ठीक है. तो सोर्स से निकली लाइट, यहाँ पे पॉइंट सोर्स है तो स्पेरिकल वेवफ्रंट होगी, रेस के फॉर्म में मैं निकाल रहा हूं. लेकिन आपको पता है कि जब भी किसी कॉन्वेक्स लेंस में से लाइट पास होती है, ठीक है, तो ऐसे जाएंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को, है ना, फोकस में से आएगी तो कहां से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो सीधी बात, नो बकवास, यहां पे वेवफ्रंट कैसी बनेगी, प्लेन. अब जब प्लेन वेवफ्रंट आती है, इसका मतलब सोर्स कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे. लेकिन सोर्स इन्फिनिटी पे है क्या, नहीं. हमने ऐसा इफेक्ट बनाया कि जैसे कि सोर्स इन्फिनिटी पे है. और कैसे, हमने लेंस तो बीच में रख दी, तो इफेक्टिवली हमने इन्फाइनाइट डिस्टन्स क्रिएट किया है वहां पे. हालांकि सोर्स आहे 30, सोर्स कुठे आहे 30 आहे, पण मदत काय ठेवली, लेन्स. आणि लेन्स ठेवली. लेन्स अलग अलग असली की नजरिया बदलते ना. तर म्हणून मग आता नजरिया काय, जसं की सोर्स कुठे आहे, इन्फायनाइट डिस्टन्स. आणि जेव्हा लाईट इन्फायनाइट डिस्टन्स वरून येते, म्हणजे डिफ्रॅक्टिंग सिस्टीम पासून सोर्स हा इन्फायनाइट डिस्टन्स वरती असतो, तेव्हा डिफ्रॅक्शन कोणतं असते, फ्रंट हॉपर डिफ्रॅक्शन. अभी देखिए आगे, मैं ये स्लीट थोड़ी सी रिमूव कर देता हूँ अलग कलर के, क्योंकि सगळं वेवफ्रंट आणि स्लीट एकाच कलर मध्ये दिसून राहिली. ठीक आहे. तर मी काय करतो, लाल कलर घेतो. ठीक आहे. गुलाबी बाप्पा गुलाबी, लाल घेतो. गुलाबी गुलाबी करूंगा, नंतर लालच होणार. ओके. तर मी काय सांगू राहिलो पहा, पहिले लक्ष द्या. ओके. अय लेकरं, हे अशा प्रकारे रे झाले. आणि जी व्हाईट वेवफ्रंट आहे, प्लेन वेवफ्रंट, जे तेव्हा इथं पोहोचेल तर त्या वेवफ्रंटचा हा वाला पार्ट, अप्पर पार्ट, तो तर डायआउट होईल ना, तो थोडी पुढे कंटिन्यू होईल. हा रोवल पार्ट जो आहे तो बी, हे इथं तुम्ही समजून घ्या थोड्या भावना, हे इथं हा पण डायवर्ट होईल. म्हणजे फक्त वेवफ्रंटचा एवढाच पार्ट त्या स्लिट मधून पास होईल. बरोबर आहे. आणि यावरून आता लाईट काय होईल, पुढे प्रोपॅगेट होईल. तर आपल्याला माहिती आहे, अकॉर्डिंग टू हायजनबर्ग, एव्हरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट ऍक्ट्स ॲज अ न्यू फ्रेश सोर्स ऑफ अ लाईट. हा एक सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून बिहेव करते ना प्रत्येक पॉइंट. आणि एव्हरी सोर्स विल इमिट सेकंडरी वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. याचं बघ, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, याचं बघ, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. समझ तुम्हारे. एंड देयर इज अ ओके. और यहां पे आपके पास होगी स्क्रीन. तो ये लाइट का क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ही हो रहा है ना भाई. अब लाइट का सुपरपोजिशन किससे हो रहा है, एक ही वेवफ्रंट के अलग अलग पॉइंट से निकले हुए लाइट के सुपरपोजिशन हो रहा है. अब स्क्रीन पर आपको क्या दिखेगा, गिचड़ मिचड़ नहीं, अब स्क्रीन पर आपको दिखेगा एक पैटर्न, और उस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न. देखिए यहां से लाइट ऐसे सीधा जा रहा था, लेकिन अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि वेवफ्रंट को हमेशा लाइट कैसा होता है, परपेंडिकुलर. समझ रहे हो क्या तुम लोग. देखो लाइट ऐसे ऐसे उधर चला गया, इस रीजन में भी पहुंच गया. ठीक है. ये इधर भी जाएगा ऐसे. तो ये जो पूरा यहां पे सुपरपोजिशन हो रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर बनाएगा एक पैटर्न, जिस पैटर्न को हम बताए म्हणू डिफ्रैक्शन पैटर्न. त्याला काय म्हणू आपण, डिफ्रैक्शन पैटर्न. और डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंटरफेरेंस में हमको अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिली थी, वैसा ही कुछ हमें मिलेगा. लेकिन इधर हम डार्क एंड ब्राइट बैंड ऐसा नाम ना यूज करते हुए, इधर थोड़ा नॉमेनक्लेचर उनका अलग है. इधर हम उनको कहेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा. क्या कहेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो जो नॉमेनक्लेचर है डिफ्रैक्शन पैटर्न का, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं, क्या है नॉमेनक्लेचर ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न. ठीक है. तो नॉमेनक्लेचर में हमारे पास सबसे पहले आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा. क्या आता है बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा. तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमारे पास एक होता है सेंट्रल मैक्सिमा, एंड देन होते हैं सेकंडरी मैक्सिमा. सेकंडरी पहले मिनिमा घेतो, सेकंडरी मिनिमा. नेक्स्ट होते हैं सेकंडरी मॅक्झिमा. म्हणजे पहा, जेव्हा त्या स्क्रीनवरती डिफ्रॅक्शन पॅटर्न बनणार, त्यात कोण कोण असणार, सेंट्रल मॅक्झिमा एक, आणि बाकी सगळे सेकंडरी. एकच प्रायमरी, बाकी सगळे प्रायमरी म्हणतो, एकच सेंट्रल, बाकी सगळे सेकंडरी. म्हणा बरं दोन वेळा, डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये एकच सेंट्रल मॅक्झिमा, आणि बाकी जे मॅक्झिमा असतील ते कसे असतील, सेकंडरी. एकच बॉस, बाकी सगळे चले. ह्या ते शिकवताना असं सांगू नये, पण
तुम्हाला समजलं ना, बाकी सब सेकंडरी। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी अभी यहां पे एक डायग्राम बना लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो बीच में बन रहा है ना, ये अगर सेंट्रल मैक्सिमा है, ये कौन है, सेंट्रल मैक्सिमा, तो इसके बाद मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा ऐसे बनेंगे ना, ठीक है, इधर भी बनेंगे, ठीक है। तो ये कौन है, अबे ये कौन है, मिनिमा 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 मिनिमा, मैक्सिमा 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 मिनिमा। हा, तोंडावर अपमान करते हो, ठीक है। तर हा कोण आहे तुमचा, सेंट्रल मॅक्झिमा, बट दिस इज सेकंडरी मॅक्झिमा, सेकंडरी मॅक्झिमा, सेकंडरी मॅक्झिमा, दिस इज फर्स्ट सेकंडरी मॅक्झिमा, सेकंड सेकंडरी मॅक्झिमा, थर्ड सेकंडरी मॅक्झिमा, फर्स्ट सेकंडरी मिनिमा, सेकंड सेकंडरी मिनिमा, सेंट्रल मॅक्झिमा, सेंट्रल मॅक्झिमा, सेंट्रल मॅक्झिमा, बाकी सगळे सेकंडरी मॅक्झिमा मिनिमा। कळलं का, हा पॅटर्न अजून आपण डिस्कस करायचा बाकी आहे, मी फक्त तुम्हाला प्री आयडिया दिली की त्याचं नॉमेनक्लेचर असं राहते, सेंटरचा मॅक्झिमा, बाकी सगळे सेकंडरी मिनिमा आणि मॅक्झिमा। आता आपण हे त्या स्क्रीनवरती कुठं आणि कसे बनतील, त्यांचे एकमेकांमधले डिस्टन्स किती असतील, मॅक्झिमा बनण्यासाठी कंडिशन काय पाथ डिफरन्सची, कारण इंटरफेरन्स मध्ये आपण स्टडी केलं होतं, इंटरफेरन्स मध्ये आपण स्टडी केलं होतं की त्या स्क्रीनवरती जे ब्राईट बँड आहे ते कधी बनते, जेव्हा पाथ डिफरन्स हा किती असतो, एन लॅम्बडा, आणि डार्क बँड कधी बनते, जेव्हा पाथ डिफरन्स त्या स्क्रीनवर पोहोचणाऱ्या रेज मधला किती असते, टॉइस एन मायनस वन लॅम्बडा बाय टू। म्हणजे कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्सच्या कंडिशन आपण ब्राईट आणि डार्क बँड साठी सांगितल्या होत्या। अगदी तसंच अपन डिफ्रैक्शन पैटर्न में सुधा मैक्सिमा आणि मिनिमाच्या कंडीशन आता स्टडी करना रहो, इसलिए हम पढ़ने जा रहे हैं इस फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैथमेटिक्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो मैं पहले बनाएगा एक डायग्राम बढ़िया सी, टाइम लगेगा बनाने के लिए, आप देखते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उसका मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं सोर्स, सबसे पहले कौन लेते हैं, सोर्स, ठीक है, सोर्स यस। और कैसा है सोर्स, इट इज अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। अरे कसा रे बाबू, बाबू रे, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ठीक है, ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमैटिक सोर्स अपने में से लाइट इमिट करेगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इधर भी इमिट करेगा, इधर भी इमिट करेगा, इधर भी इमिट करेगा, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। और ये जो रेज है ये हम कहां पे भेजेंगे, ठीक है, किस पर इंसिडेंट करवाएंगे, अरे बोलो बोलो, किस पर इंसिडेंट कराएंगे, स्क्रीन पे इंसिडेंट कराएंगे, हाँ रे, लेंस पे, क्योंकि तुम कौन सा डिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हो, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो ये ली हमने एक लेंस, इस लेंस को नाम देते हम L1, इस लेंस का नाम क्या है, L1। इस लेंस से जो लाइट रेज निकलेंगे, ठीक है, दे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, दैट मींस लाइट की जो वेवफ्रंट है यहां से, ठीक है, दीज आर दी रेज ऑफ लाइट, दीज आर दी रेज ऑफ लाइट, जो पैरेलल है तो प्लेन वेवफ्रंट यहां पे फॉर्म हो जाएगी, और ये प्लेन वेवफ्रंट जाके किस पर इंसिडेंट होगी, एक स्लिट के ऊपर। तो हमने ठीक इसके सामने यहां पे बना दी एक स्लिट, सिंगल स्लिट। देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये तुम्हारी डिफ्रैक्टिंग सिस्टम हुई, जिसको आप क्या बोलोगे, स्लिट। तो देखिए जो स्लिट पे लाइट पहुंच रहा है, कौन सी वेवफ्रंट है, पैरेलल वेवफ्रंट है, दैट मींस सोर्स इफेक्टिवली इनफिनिट डिस्टेंस पे रखा है, ठीक। अब ये वेवफ्रंट जाके यहां पे पहुंच जाएंगी, ये रुको, ये ऐसे यहां पे पहुंच जाएगी, ठीक है। दैट मींस इस वेवफ्रंट का हर पॉइंट अब रेडी है एक नया फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट बनने के लिए, क्लियर है। अब यहां से हम लोगों ने इसके ठीक सामने और एक बला रख दी, एंड उस बला का नाम है, दैट इज व्हाट, सेकंड लेंस। कौन सी लेंस, सेकंड कॉन्वेक्स लेंस। कुछ इस तरीके से मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने बोला था कि डिफ्रैक्टिंग सिस्टम से सोर्स और डिफ्रैक्टिंग सिस्टम से स्क्रीन इफेक्टिवली एट इनफिनिट डिस्टेंस होनी चाहिए, और ऐसा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग लेंस को यूज कर रहे हैं। वो लेंस नंबर 1 थी, ये लेंस नंबर 2 है, ठीक है, ओके। तो देखिए रेज आ गई पैरेलल, ये ऐसे, यहां से ऐस, ये ऐस, ये ऐस, ये पैरेलल जा रही है, जो आ रही है वो जा रही है, ठीक है, बदमाश, ठीक है।
ओके, और यहां से ये जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होती है, तो पैरेलल अगर रेज आएंगी तो वो फोकस पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहां से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मिल गई, और ये पॉइंट स्क्रीन पे है, ये स्क्रीन बना लेता हूं मैं अभी ऐसे, दिस इज द स्क्रीन। और यहाँ पे ये जो रेज मिल रहे हैं 101%, यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी वो कौन सी बनेगी, सेंट्रल मैक्सिमा। कौन होगा ये, सेंट्रल मैक्सिमा। मैं पूरे शब्द में लिख देता हूं, दिस विल बी द सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों सेंट्रल मैक्सिमा होगा ये इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा होगा, स्लिट को कुछ नाम दे देते हैं, स्लिट को नाम अलग अलग दिया हुआ है अलग अलग नोट्स में। तो हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, तो इसकी विड्थ ऑफ द स्लिट, जैसे हे जे विड्थ आहे स्लिटची इला ए मॅक्झिमम बुक्स मध्ये यूज केलेलं आहे, ठीक है। बट जो हैंड रिटन नोट्स है मेरी, उसमें मैंने उसको स्मॉल डी से डिनोट किया है कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे इस स्लिट की विड्थ कितनी लेंगे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक कितनी मानेंगे, स्मॉल डी। और स्लिट को नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, S1 S2। जैसे उधर हमने S1 स्लिट S2 स्लिट दोनों के बीच में का डिस्टेंस डी लिया था, यहां पे दो स्लिट नहीं है, स्लिट एक ही है, लेकिन स्लिट का नाम ही मैंने S1 S2 कर दिया, मतलब S1 एक एंड S2 एंड। तो स्लिट कौन सी है, एक। S1 S2 इज द स्लिट जिसकी विड्थ कितनी है, स्मॉल डी। और यहां से लाइट गया ऐसे, ओके। अब देखो S1 से जो रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे 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 यहां पे पहुंच रहा है, उसने कुछ पाथ ट्रेवल किया होगा। और S2 से जो लाइट गया है ऐसे ऐसे ऐसे, और वो यहां पे पहुंचा है, लेट से दिस पॉइंट, कौन सा मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम O पॉइंट मान लेते हैं, सी पॉइंट, सी रखो उसका नाम, ठीक है, सी पॉइंट है ये। तो सी पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो इसने जितना पाथ ट्रेवल किया भाई साहब, इतने भी उतना ही पाथ ट्रेवल किया। दो लाइट जब वहां पे पहुंचेंगे तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, जीरो। जो पाथ डिफरेंस जीरो होता है, तो वहां पे जो इंटरफेरेंस होगा वो कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव। तो बैंड कौन सा होगा, ब्राइट, यानी कि पॉइंट कौन सा होगा, ब्राइट। अच्छा, इसके अब हम देखेंगे तो इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट में, इस अपर हिस्से में अगर आप देखेंगे, हर पॉइंट से निकली हुई एक रे, इसके साथ एक करस्पॉन्डिंग वेव इधर होगी। मतलब जैसे इसको ये साथी था तो इसको ये साथी है, इसको ये, समझ रहे हो क्या। तो इथून अशा दोन निघल्या, ताबी पोहोचले पार्ट डिफरन्स झिरो, आणखी दोन पार्ट डिफरन्स झिरो, आणखी दोन, समजलं का। तर तिथं पोहोचणाऱ्या प्रत्येक एका वेवला दुसरी एक करस्पॉन्डिंग वेव आहे ज्यांच्यामधला पार्ट डिफरन्स झिरो येत आहे, म्हणून इथं एक तुम्हाला ब्राइट बँड, ब्राइट फ्रिंज तिथं बनत आहे, आणि ते इंटरफेरन्स सॉरी डिफ्रॅक्शन पॅटर्नच्या सेंटरला बनलेली आहे, म्हणून तिला आपण म्हटलं सेंट्रल मैक्सिमा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें पता है कि क्या हो रहा है, ये स्लिट साइज में बहुत छोटी है, तो यहां से लाइट फ्लेयर आउट हो रहा है। फ्लेयर आउट हो रहा है मतलब हर जगह पर, जैसे अगर स्लिट के ऊपर फोकस करेंगे आप, ये स्लिट है, एक बार फिर से सबका ध्यान बोर्ड पे, ये चीजें अगले जो 5-10 मिनट में बताने वाला हूं, ये समझना बहुत इंपॉर्टंट है, क्योंकि ये नहीं समझेगा तो फिर कुछ नहीं समझेगा, ठीक आहे। म्हणजे डिफ्रॅक्शन मधलं तर काहीच नाही समजणार। मी त्या स्लिटवरती फोकस करतोय, हे माझी एक स्लिट, सॉरी वेव फ्रंट त्या स्लिटमध्ये पोहोचलेली आहे, ठीक आहे। इथं नाव आहे S1, इथं नाव आहे S2, आणि मधातले खूप सारे पॉइंट आहेत जे एक नवीन सोर्स सारखे बिहेव करून आले। मी आताच तुम्हाला म्हटलं की हा असा येऊन इथं लेन्स ठेवलेली आहे आणि इथं एक बँड माझ्याकडे बनली, पण यात हा जेव्हा सोर्स बनला तर तेव्हा फक्त लाईट आणि इकडे थोडी पाठवला, और भाई ये इधर भी लाइट भेज रहा है, 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 और यही नहीं, ये भी हर लाइट अपने वेव्स भेज रहा है। तो मैंने कहा मैं इसमें से कोई दो ले लेता हूं, ये भी ऐसे भेज रहा है, चलो मैं सबसे नीचे वाला ले लेता हूं, ये भी ऐसे भेज रहा, ठीक है, ऐसे भेज रहा, ऐसे भेज रहा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तर आता मी काय करतो, दोन लाईन मी मार्क करतो, एक ही त्या सोर्स पासून निघलेली आणि एक ही या सोर्स पासून निघाली, हे एक पेअर बनली। तसंच या सोर्स पासून निघाली हे लाईट, जे समजा ओरिजिनल डायरेक्शन पासून, ओरिजिनल डायरेक्शन त्याची हे होती ना, समजा θ1 अँगल वरती डिफ्रॅक्ट झाली, तर तिला एक सोबती आहे ना, इला ही सोबती आहे ना, हे सुद्धा θ1 अँगल वर डिफ्रॅक्ट झाली, तर यांची एक जोडी बनेल, ते दोघे भेटतील स्क्रीनवर कुठतरी, हे आणि हे, ह्या दोघे भेटतील स्क्रीनवर कुठतरी, समजलं का तुम्हाला। तशा पद्धतीनं मी इथून आणखी एक पेअर ड्रॉ करतो लाईटची, ऑरेंज येऊ का, वेगळा ऑरेंजच घेतो चल, ठीक है। तो लेट से एक रे ये और ये, जो ओरिजिनल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे क्या हुआ है, डिफ्रैक्ट। तुम्हारा समझते हैं डिफ्रैक्टर में डायरेक्शन फ्लेयर आउट होना, देखो ना उधर शैडो के रीजन में डिफ्रैक्ट हो गया ना, तो मैंने एक सेट लिया और ये फिर से कॉन्वर्ज हो गए और यहां पे मिलेंगे, उसी प्लेन में मिलेंगे जिस प्लेन में सेंट्रल मैक्सिमा बना हुआ है, कुछ ऐसे। और ये पॉइंट होगा पी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट होगा, पी पॉइंट।
अब ये जो रेज मतलब S1 से निकला हुआ रे P पे पहुंचा, S2 से निकला हुआ रे भी P पे पहुंचा, तो S1P और S2P में कितना पाथ डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि P पॉइंट मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि जैसे यहां पे तुमने लिया था तो S1C और S2C का पाथ डिफरेंस 0 था, इनफैक्ट उसके नीचे वाला और इसके ऊपर वाला इनका भी पार्ट डिफरेंस 0 था, तो हमें सेंट्रल ब्राइट बैंड मिल रहा था। लेकिन अब हमने एक सेट लिया, दूसरा सेट लिया तो θ2 एंगल पे होता है, ये θ1 पे है, कोई θ2 पे, कोई θ3 पे, बहुत सारे सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स पॉसिबल है। तो मैंने दूसरा एक सेट लेके स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं P पॉइंट, जो कि कितने दूरी पर होगा, मान लीजिए x डिस्टेंस पे होगा। कितने डिस्टेंस पे? x, और इनके बीच में का पाथ डिफरेंस हमको निकालना है। तो मैं पाथ डिफरेंस के लिए क्या करता हूं, इस S1 से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहां पे, लेट से ये यन है, क्या है ये? यन। तो S1 से P तक लाइट जा रही है, S1P, और S2 से P तक लाइट जा रही है, उनके बीच में का पाथ डिफरेंस कितना होगा? S2n। तो आप समझो कि बच्चों पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या मिल रहा है, वैल्यू कितनी मिल रही है? S2n। और अगर मैं यहां पे S2n निकालना चाहूं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है? थीटा। अगर ये थीटा है तो बाय ज्योमेट्री आपको ये भी क्या मिल जाएगा? थीटा। कारण दोन लाईन मध्ये जो अँगल असते तोच अँगल त्यांच्या परपेंडिक्युलर्स मध्ये सुद्धा असते। तर तुम्ही पहा, या लाईन आणि या लाईन मध्ये अँगल किती आहे? थीटा। तर या लाईनची परपेंडिक्युलर हे आहे आणि या लाईनची परपेंडिक्युलर हे आहे, तर त्यांच्या परपेंडिक्युलर वाला अँगल भी काय असेल? थीटा। तो अगर ये थीटा है तो मुझे S2n चाहिए, तो ये थीटा की कौन सी हुई? सामने वाली, यानी कि अपोजिट। और ये क्या हुई उसका? ये 90 के सामने है तो हाइपोटेनस। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या? S2n। एंड हाइपोटेनस कौन सा है मेरे पास? D, S1 S2, S1 S2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको? देखो यहां से मुझे मिलेगा S2n इज इक्वल टू S1 S2 साइन ऑफ थीटा। तो S2n क्या है तुम्हारा? पाथ डिफरेंस। अरे भाई वो पाथ डिफरेंस है ना तुम्हारा, पाथ डिफरेंस है तुम्हारा, ठीक है। और S1 S2 ये क्या है तुम्हारा? स्मॉल a या फिर स्मॉल d। तो हमने क्या लिया है? स्मॉल d। तो मैं इसको लिखूंगा d साइन थीटा। तर लक्षात ठेवा, जसं आपला इंटरफेरन्स मध्ये सुद्धा पाथ डिफरन्स किती आला होता? d साइन थीटा। इकडे भी काय आला आपला? d साइन थीटा। आता हा पाथ डिफरन्स अपन p पॉइंट से ट्राई करू, ठीक है। तो p पॉइंट के लिए ट्राई करने के लिए मैं यहां पे बहुत सारे सिचुएशन लेता हूं। पहली फर्स्ट केस, ये यहां पे थोड़े से मैं मन ही मन कुछ नंबर अज्यूम करूंगा, आप लोग बस ध्यान देते रहो। मला वाटते समजणार नहीं, पण प्रयत्न करा, ठीक है। ये S1, ये S2, ये सामने बनी है स्क्रीन हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सी है तुम्हारी? ये ओरिजिनल डायरेक्शन ही है, ये ऐसे। लेकिन तुम्हारे जो रेज है वो क्या हो गए? डिफ्रैक्ट हो गए। डिफ्रैक्ट हो गए तो ये ऐसे इधर जा रहा है और ये ऐसे इधर जा रहा है। ये S1, और कहां पे मिलने वाले हैं? ये P पे, P पे मिलने वाले हैं वो लेंस से डिफ्रैक्ट होके, ठीक है। तो अब S1 से निकला हुआ लाइट और S2 से निकला हुआ लाइट, इनमें जो फेज डिफरेंस है, सॉरी पाथ डिफरेंस है, वो कितना है? S2n। और ये वाली जो साइज है वो कितनी है? D। ये S2n मुझे निकालना है। तो S2n निकालने के लिए निकालना क्या? मैं एज्यूम करता हूं कि S2n लैम्बडा होगा, एज्यूम कर रहा हूं कि S2n क्या होगा? लैम्बडा। दैट मींस मैंने पाथ डिफरेंस d साइन थीटा, अब ये एंगल जो है जो तुमने डिफरेंस किया इसको θ1 मान लेता हूं, ठीक है। क्या मान लेता हूं? θ1, ठीक है। यहां से भी ये θ1, ठीक है। तो ये पूरा मैंने क्या कर दिया, देखो S2n मान लिया मैंने थीटा, तो d साइन थीटा, ये S2n पार्ट डिफरेंस होता है d साइन थीटा, ठीक है। इसको मान लिया मैंने लैम्बडा। कितना मान लिया बच्चों? लैम्बडा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लैम्बडा है, S2n लैम्बडा है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी जो क्लास 10 में पढ़ा था, ये कितना हो जाएगा? ये O से लेकर इसको कुछ नाम दे देते हैं पॉइंट यम, ये कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाय 2, उसका हाफ हो जाएगा। दैट मींस जो एक रे S1 से निकला वो और जो O से निकला वो, इन दोनों में कितना पार्ट डिफरेंस होगा? लैम्बडा बाय 2 का। तो जब ये दो जाके P पे मिलेंगे, जिन दो रेस के बीच में का पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 है, तो लैम्बडा बाय 2 ये कंडीशन किसके लिए होती है? डिस्ट्रक्टिव के लिए। आठवते का तुम्हाला? डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो ये दोनों क्या बनाएंगे? डिस्ट्रक्टिव, मतलब वहां पे क्या बनेगा? मिनिमा। अब देखो डार्क बनेगा, मतलब अब इसके नीचे वाला एक रे और इसके ठीक नीचे वाला एक रे, इन दोनों में भी कितना होगा? लैम्बडा बाय 2। तो क्या बनेगा पॉइंट P पे? डार्क। इसके ठीक नीचे वाला और इसके ठीक नीचे वाला पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2। तो कंडीशन क्या होगी? ठीक। मतलब क्या है कि जब S1 से निकला हुआ और S2 पे निकला हुआ लैम्बडा होगा,
तो इस पूरे डिस्टेंस के अपर हाफ में जितने भी रेज निकलेंगे उनका एक करस्पॉन्डिंग पेयर नीचे होगा, जिनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, लैम्बडा बाय 2, और जो कितना कौन सा पॉइंट बना रहा है वहां पे, डार्क पॉइंट। मतलब S2n जब लैम्बडा होगा तो P कौन सा मिलेगा आपको, डार्क। समझ रहे हो क्या? तो अगर ये पहला मिनिमा मैं अगर मानूं तो 1 लैम्बडा होगा θ1 के लिए। अगर मैं सेकंड मिनिमा के लिए बात करूं d sin θ2 तो क्या होगा, 2 लैम्बडा। अगर थर्ड के लिए बात करूं d sin, क्योंकि ये पहला मिनिमा, तो दूसरा के लिए एंगल और बदलेगा। अरे भाई दूसरा मिनिमा तो इधर मिलेगा ना ऊपर, ये पहला मिनिमा है ना, ब्राइट के बाद पहला माना मैंने, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मिनिमा मिनिमा ले रहा हूं सिर्फ, तो पार्ट डिफरेंस भी 2 लैम्बडा। 2 लैम्बडा के लिए ट्राई करके दिखा दो, चलो। ये ऐसे, ये ऐसे, ये स्क्रीन, ये ऐसे ऐसे। अब मैंने माना कि S2n कितना है, 2 लैम्बडा। तो अब तुमको इसके 2 इक्वल पार्ट नहीं 4 इक्वल पार्ट करने हैं। कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 4। तो अगर ये 2 लैम्बडा है तो हमारे पास ये कितना होगा, लैम्बडा, ये कितना होगा, लैम्बडा बाय 2, और ये कितना होगा, 3 लैम्बडा बाय 2। मतलब इस पार्ट में उसका एक पेयर होगा, तो इनके बीच में हे जर वर 50 असतील तर खाली 50 आहेत, त्या 50 त्या 50 लैम्बडा बाय 2 पार्ट डिफरेंस खाऊन टाकला। इथं 50 आहे, त्याच्या खाली 50 है, उन्होंने उनको खा लिया, तो भी पॉइंट क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। मतलब वो सेकंड मिनिमा होगा जब पार्ट डिफरेंस कितना लेंगे आप, S2n कितना लेंगे, 2 लैम्बडा। 3 लॅम्बडाच्या केसमध्ये काय कराल तुम्ही, 3 लॅम्बडा केलं तुम्हाला 6 वेळा ब्रेक करावं लागेल त्याला। समझ रहे हो? तो मतलब जब पार्ट डिफरेंस लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, अगर यंथ मिनिमा की बात करूं, यंथ मिनिमा की बात करूं तो d sin θn इज इक्वल टू क्या, n लैम्बडा। तब तुम्हें डिफ्रैक्शन पैटर्न में कौन मिलता है, मिनिमा। म्हणजे हे एक्झॅक्टली उलटी केस आहे जे आपण इंटरफेरन्स मध्ये लक्षात ठेवले होते। इंटरफेरन्स मध्ये तुम्हाला n लॅम्बडा पार्ट डिफरेंस कोणती बँड देते, ब्राइट, आणि डिफ्रॅक्शन मध्ये तुम्हाला n लॅम्बडाचा पार्ट डिफरेंस कोणती बँड देते, डार्क, म्हणजे मिनिमा देते। इकडे मिनिमा शब्द वापरा, लक्ष काय समजलं नसेल तर लक्षात ठेवायचं, तिकडे n लैम्बडा ब्राइटचा है, इकडे n लैम्बडा डार्कचा है, म्हणजे मिनिमाचा है, सिंपल। ओके, अब चलिए दूसरी केस देखते हैं कि भाई अब हम मैक्सिमा के लिए ट्राई करते हैं। तो मैक्सिमा के लिए कैसे करेंगे, तो मैक्सिमा का सीन ऐसा हो जाएगा, ये स्लिट है, ये कुछ ऐसे, यहां से ऐसे रेज जा रहे हैं, ये S1, ये S2, और ये पार्ट डिफरेंस हो गया हमारे पास S2n। तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेंगे। कितने इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 3। और इसको इमेजिन करेंगे कि ये 3 लैम्बडा बाय 2 है, S2n कितना मानेंगे, 3 लैम्बडा बाय, तो ये कितना होगा, लैम्बडा बाय 2, और ये कितना होगा, लैम्बडा, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा, 3 लैम्बडा बाय 2। समजलं का तुम्हाला? म्हणजे जर सिरीजचा विचार केला आपण तर असं आहे, पहिले कोण, लॅम्बडा, सगळ्यात पहिलं तर 0, मग लॅम्बडा, मग किती, 3 लैम्बडा बाय 2, अरे बाबा 3 लैम्बडा बाय 2, नंतर 2 लैम्बडा, नंतर 5 लैम्बडा बाय 2, नंतर 3 लैम्बडा। समजू लागलं तुम्हाला? तर जिथं लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा आहेत, हे कोण आहेत, मिनिमा। आणि जिथं 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, 7 लैम्बडा बाय 2, हे कोण असतील, मॅक्झिमा। ठीक आहे, सांगतो कसे। आता मला सांगा, समजा आपण 3 इक्वल पार्ट मध्ये स्प्लिट केलं, ठीक, 3 इक्वल पार्ट मध्ये स्प्लिट केलं, तर वर एवढ्या याच्यात जर 50 रेज निघत असेल तर या खालच्या 50 ला खाऊन टाकतील ते, तो वो न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन फिर भी ये 50 की रेज उस पॉइंट पे पहुंच रही ना, तो वहां पे कौन सी बैंड बनेगी, ब्राइट, मैक्सिमा बनेगा। लेकिन हां, जेव्हा ते डायरेक्ट सेंट्रल मॅक्झिमाला पोहोचले होते तर सगळेच्या सगळे रेज पोहोचले होते, म्हणून तिथं इंटेन्सिटी लय जास्त होती। पण आता फक्त त्याच्या 1/3च पोहोचत आहे, म्हणजे जो तुमचा पहिला मॅक्झिमा येईल, फर्स्ट सेकंडरी मॅक्झिमा, त्याची इंटेन्सिटी सेंट्रल मॅक्झिमा पेक्षा कशी असेल, कमी। समजू राहिलं का? कारण फक्त 1/3च रेस पोहोचू राहील ना, बी वर तर सगळेच पोहोचले होते। चला नेक्स्ट केस मध्ये जर विचार केला, तर मी आता किती तुकडे करील सांगा बरं, 5। किती तुकडे करील, 5, 1 2 3 4 5, म्हणजे याला खाऊन टाकेल, हा याला खाऊन टाकेल, आणि फक्त 1/5च लाईट पोहोचेल, म्हणजे हा पार्ट डिफरन्स मला घ्यायला लागेल 5 लैम्बडा बाय 2। काय मी समजू राहिलं का? म्हणजे आता जर मी कंडिशन लिहिली तर फॉर d sin θ1 डॅश लिहितो, डॅश का, कारण हे मॅक्झिमासाठी आहे, फर्स्ट मॅक्झिमासाठी अँगल घेतला मी, कारण हा वेगळा अँगल असेल ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 लैम्बडा बाय 2। अच्छा, d sin θ2 डैश 5 लैम्बडा बाय 2। ऐसे ही मुझे चाहिए n के लिए d sin θn डैश, तो ये कितना होगा, टॉइसन प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। यहां पे n की वैल्यू आप 1 2 3 एंड सो ऑन ले सकते हो, पाहून घ्या। आता
तिकडे काय होतं इंटरफरन्स सांगा बरं मला. कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ब्राईटसाठी पाथ डिफरन्स इज इक्वल्स टू एन लॅम्बडा आणि डिस्ट्रीसाठी पाथ डिफरन्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस एन माइनस 1 लैम्बडा बाय 2. अब डिफ्रैक्शन में आओ. डिफ्रैक्शन में मिनिमा एन लैम्बडा एंड मैक्सिमा +1 2n +1 लैम्बडा बाय 2. और वो लैम्बडा बाय 2 प्री केस में क्यों नहीं आता पहला वाला, वो अभी आपको समझ में आ ही जाएगा. ठीक है, चलते आगे बढ़ते. ठीक है, करते का तुम्हाला इथपर्यंत काही अडचण नाही. चलो अब इंटेंसिटी की बात करते हैं. इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन द डिफ्रॅक्शन. पाथ डिफरन्सचं सगळं क्लिअर झालं ना, काही अडचण नाही कोणाला. पाथ डिफरन्स नंतर मग आता आपल्याला मला सांगा, आता समजा मी तुम्हाला म्हटलं की हा पहिला मिनिमा बनला, हे तुमची सेंट्रल मॅक्झिमा होती, हे कोणती सेंट्रल मॅक्झिमा. तर इथं पोहोचणारा पाथ डिफरन्स किती असेल सांगा. इथं फर्स्ट मिनिमा आहे तर कोण असेल लॅम्बडा 1 लॅम्बडा. इकडे बी काय असेल 1 लॅम्बडा. वाटलं तर लोअर चालले तुम्ही मायनस लावा याले, म्हणजे समजते तुम्हाला वाय ऍक्सिस वर तुम्ही खाली चालले. ठीक आहे, हा किती असेल तुमचा दुसरा 2 लॅम्बडा, हा किती असेल 3 लॅम्बडा. ठीक आहे, इकडे आले तर हा -2 लॅम्बडा, हा -3 लॅम्बडा. ठीक आहे, त्यानंतर हा किती असेल हा वाला 3 लॅम्बडा बाय 2, हा 5 लॅम्बडा बाय 2, हा 3 लॅम्बडा बाय 2 पण -5 लॅम्बडा बाय 2 पण मायनस. आणि पहा मी तुम्हाला सांगितलं सेंट्रल मॅक्झिमाची इंटेन्सिटी लय जास्त, या याच्यावर इंटेन्सिटी दाखवत आहे मी, आणि नंतरच्या याच्यावर इंटेन्सिटी थोडी कमी, आणखी कमी 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 होत चालली. आणि किती कमी होत चालली त्याबी व्हॅल्यू प्रॉपर अप्रॉक्सिमेट तुम्हाला दिली आहे. हे जर I0 आहे तर फर्स्ट जो तुमचा सेकंडरी मॅक्झिमा आहे त्याची इंटेन्सिटी ओरिजिनल इंटेन्सिटीच्या 22 टाइम 1/22 टाइम्स होऊन जाते. समजलं का. इकडे 1/61. हे नंबर तुम्ही जस्ट तुमच्या असे लक्षात ठेवू शकता, जनरल तुम्हाला ठेवायचे आहेत. कळलं का. आता जर समजा मला कोण विचारलं की इथून पासून इथपर्यंत हे दिस इज व्हॉट इज दिस, इट इज कॉल्ड एज विड्थ ऑफ द सेंट्रल मॅक्झिमा. काय ते विड्थ ऑफ सेंट्रल मॅक्झिमा, ज्याला मी असे म्हणू शकतो दॅट इज लिनियर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मॅक्झिमा. लिनियर आहे ना ते, स्ट्रेट लाईन विड्थ आहे ना, लिनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मॅक्झिमा. तर कसं जोडू रे. मी म्हणतो बा मला सांगा मॅक्झिमा पासून मिनिमा किती दूर आहे. सांगा मॅक्झिमा पासून मिनिमा किती दूर आहे. डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द मॅक्झिमा कसं काढाल. डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मॅक्झिमा काय काढत असता तुम्ही. काय फॉर्म्युला आहे. n लॅम्बडा डी अपॉन डी. आठवते का काय फॉर्म्युला आहे. n लॅम्बडा डी अपॉन डी. आठवते का. हे ब्राईटचं होतं ना, तिकडे आता इकडचं होईल ते डार्कचं. मग आता हे डिस्टन्स एका मिनिमाचं आहे, पण मला पूर्ण विड्थ पाहिजेत. तर इथून पासून हे एक मिनिमा इतक्या दूर आहे, हे एक मिनिमा, तर दोन्ही मला ऍड करावं लागतील ना. म्हणजे काय होईल, इथं पहिला होता मी 1 इन, म्हणजे लॅम्बडा डी बाय डी ते, आणि लॅम्बडा डी बाय डी किती झालं 2 लॅम्बडा डी बाय डी. तो वो कितना हो जाएगा 2 लॅम्बडा डी अपॉन डी. व्हॉट इज दिस. दिस इज लिनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मॅक्झिमा. याला तुम्ही W न लिहू शकता किंवा कोणतेही सिम्बॉल 2 लॅम्बडा डी बाय डी. करताय का. अँग्युलर विड्थ जर तुम्हाला पाहिजे असते, अँग्युलर विड्थ कशी काढाल. एंगुलर विड्थ, अब एंगुलर विड्थ के लिए तुम्हें पता है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लॅम्बडा. पहिला मिनिमासाठी 1 घेतला. ठीक आहे, फर्स्ट मिनिमासाठी. तर साइन थीटा इज इक्वल्स टू लॅम्बडा अपॉन डी. आणि जेव्हा थीटा खूप छोटा असतो तेव्हा तुम्ही थीटालेस काय लिहू शकता लॅम्बडा अपॉन डी. तर पहिल्या मिनिमाचं सेंट्रल मॅक्झिमम पासून पहिल्या मिनिमाचा अँगल किती आहे लॅम्बडा अपॉन डी. जर मी इकडली घेतली तिकडली घेतली दोन्ही घ्यायला घेतलं 2 वेळा घ्यायला घेतलं म्हणजे अँग्युलर विड्थ काय होईल. अँग्युलर विड्थ होईल तो थीटा आणि हा थीटा म्हणजे किती होईल रे ते 2 टाइम्स ऑफ थीटा अँड 2 थीटा इज इक्वल्स टू काय होईल 2 लॅम्बडा अपॉन डी. अशा पद्धतीने हे फॉर्म्युले आहेत. हे इंटेन्सिटीची कर्व तुम्हाला लक्ष द्या. बोर झाले का. लक्ष द्या. नाही टॉपिक संपवाच लागते, बोर नका हो. जागी राहा. असं सांगा की आम्ही बोर झालेलो नाही, कारण संपल्याशिवाय गत्यंतर. ठीक आहे. क्वेश्चन पटापटा क्वेश्चन घेऊ. 5 मिनिटाचा ब्रेक देऊ मग चहा. ठीक आहे, मग चहा म्हणतो. लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन यूनिट is incident normally on a slit width of 0.2 millimeter. चल ओ मावले तायडे तूच आहेस. एंगस्ट्रॉन युनिट 10⁻⁻⁻7 मीटर. ठीक आहे. आणि स्लिट विड्थ सिम्बॉल राटे काय
डब्ल्यू आहे स्लिट विथ डब्ल्यू. स्मॉल डी आहे ना रे बा, स्लिटची विथ सुरू आहे ना. ठीक आहे, किती 0.2 मिलीमीटर. विथसाठी तुम्ही एक काम करा, तो जो फ्रिंज विथ सेंट्रल मॅक्झिमा त्याला आपण बीटाच घेऊ. आपण तिकडे पण बीटा घेतला होता ना याच्यासाठी, तर इकडे बीटा घेऊन टाकू त्याला. ठीक आहे, 0.2 मिलीमीटर कन्वर्ट मारून घेऊ. 2 × 10⁻³ हा एक -4 मीटर. लक्षदार आहे, झालं पाहिजे माझं शिकवणं. कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट मिनिमम ऑन द स्क्रीन ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 9 मीटर. स्क्रीन किती दूर ठेवलेला आहे? 9 मीटर. म्हणजे हा कोण आहे? कॅपिटल डी 9 मीटर. हे तुम्हाला मला पटपट समजून राहिलं, पण तुम्हाला समजून राहिलं का? हा 9 मीटर ओळखता येईल तुम्हाला, कॅपिटल डी आहे म्हणून. आणि कोणतं डिस्टन्स काढायला सांगितलं? फर्स्ट. तर डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट मिनिमा हा तुम्हाला काढायचा आहे. आणि तुम्हाला माहित आहे इन डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिनिमाचं डिस्टन्स कसं काढतो आपण? डिस्टन्स ऑफ nth मिनिमा. काय फॉर्म्युला असते? n लॅम्बडा डी अपॉन, बरोबर आहे का हे? हा, मग तुम्हाला फर्स्टचं पाहिजे तर x1 दॅट इज डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज इक्वल टू फर्स्ट. लॅम्बडा किती लेकरा? लॅम्बडा आहे 6 × 10⁻⁻7. कॅपिटल डी आहे 9 आणि डिवाइड मध्ये स्मॉल डी किती आहे? इट इज 2 × 10⁻⁻4. याला सॉल्व्ह करूया आपण. दॅट इज व्हॉट, हा होईल है ना 2×6, हा होईल 9×27 आणि हे 4 कटले तर इथं राहिले -3. 27 × 10⁻³ मीटर. दॅट मीन्स 27 मिलीमीटर. तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा कितना होगा? 27 मिलीमीटर. आई होप कि समझ में आए. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज द नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन. बोल रहा है, चालू है, हाँ ठीक है. इफ द स्लिट विड्थ इज 2 लॅम्बडा. काय म्हणून स्लिटची जे विड्थ आहे ते 2 लॅम्बडा आहे. ठीक आहे, अँड द डिस्टन्स ऑफ द स्क्रीन इज डी. देन व्हॉट इज द अँग्युलर पोझिशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमम अँड लिनियर पोझिशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमम. ठीक आहे, तर आपल्याला जे स्लिटची विड्थ दिलेली आहे, स्लिटची विड्थ हे आपल्याला दिलेली आहे 2 लॅम्बडा. म्हणजे वेवलेंथ अशी लाईटची लॅम्बडा, स्लिट विड्थ दिलेली आहे 2 लॅम्बडा. तर हे क्लोज झाली का? दुप्पटचा फरक झाला ना तो. म्हणजे तुम्ही इथं जे डेव्हिएशन आहे ते तुम्हाला जनरल तरीकेनं, म्हणजे आपल्या बेसिक मॅटरनं कळलं लागेल, मॅथमॅटिक्सनं कळलं लागेल, कसं सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, हा इथं कॅल्क्युलेट केला. ओरिजिनल डायरेक्शन आपली अशी आहे. हा अँगल आहे तुमचा थीटा. ठीक आहे, सांगा काय काढायला सांगितलं? अँग्युलर पोझिशन. कशी काढायला अँग्युलर पोझिशन? थीटा इज इक्वल्स टू, डायरेक्टच फॉर्म्युले पाठ यात तर ते वापरले चालतं आपण. थीटा इज इक्वल्स टू काय होईल रे? असं लिहितो ना मी, थांबा ना. डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय लागेल याच्यासाठी? पहिल्यासाठी n लॅम्बडा, कारण तुम्हाला फर्स्ट मिनिमासाठी विचारले, अँग्युलर पोझिशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा. ठीक आहे, डी साइन थीटा. जर समजा थीटा खूप छोटा असता तर गोष्ट वेगळी असते. ठीक आहे, तर साइन थीटासाठी तुम्ही अप्लाय करू शकता. n लॅम्बडाला मी लिहून टाकतो 1 लॅम्बडा, म्हणजे फक्त लॅम्बडा झाला. साइन थीटासाठी डायग्राम मध्ये या. आता साइन थीटासाठी डायग्राम मध्ये आले असे S1 S2. हा तुमचा इथं सेंट्रल मॅक्झिमा आहे, सेंट्रल मॅक्झिमा, आणि हा इथं बनला मिनिमा. ठीक आहे, तर हे डिस्टन्स आहे तुमचं, डिस्टन्स ऑफ दी फर्स्ट मिनिमा. तर तुम्हाला पाहिजे साइन थीटा. साइन थीटा काय असते? अपोजिट अपॉन हायपोटेनस. तर आता हे जे आहे डिफ्रॅक्शन तेवढं आपल्याला सिग्निफिकंटली दिसत आहे का? नाही. जर असतं तर मग हे लेंथ तुमची वेगळी असती. तर तुम्ही डायरेक्ट याला काय वापरा, जो आपला फॉर्म्युला आहे तो डिस्टन्स अपॉन हायपोटेनस जागी तुम्ही काय घेऊ शकता? कैपिटल डी. म्हणजे काय रे? एक्स अपॉन कैपिटल डी. तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है? अबे एंगुलर पोजिशन विचारली ना, त्याला थीटाच ठेवा. तर थीटा इज इक्वल्स टू काय होईल? लैम्बडा बाय डी. नहीं नहीं, ये अपन कुछ तो भी गलत हो रहा है यहाँ पे. साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन डी. ओके ठीक आहे, चला अजून पहा. मला थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है याच्यावरती. मला वाटतं कुछ तो गलत हो रहा है इधर, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने को 2 लैम्बडा दे रखा है जो कि डिफ्रैक्शन के लिए वैल्यू नहीं है, म्हणजे डिफ्रॅक्शनची कंडिशन फुलफिल नाही करू राहिला. त्याच्यामुळे आपण हे डिफ्रॅक्शनचे फॉर्म्युले लावू शकत ना, जनरल जॉमेट्री लावा लागेल ना आपल्याला. तरी चेक करून घेऊ आपण. थांबा, लिनियर पोझिशन कशी काढू आपण? लिनियर पोझिशन कशी काढतो? डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट मिनिमा, डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज इक्वल्स टू काय फॉर्म्युला आहे?
यन म्हणजे 1 लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन काय रे स्मॉल डी. तर हे तर ओके झालं, याचा तर काही प्रॉब्लेम नाही. पण लॅम्बडा कॅपिटल डी आणि हा दिलाय तुम्हाला 2 टाइम्स ऑफ लॅम्बडा, लॅम्बडा लॅम्बडा गेट कॅन्सल, इट विल बी डी बाय 2. हे तर बरोबर झालं, याचा काही प्रॉब्लेम नाही. आता इकडे सांगा काय करेक्शन करायचं. याला 2 लॅम्बडा करायचं का? यस. हा जर लॅम्बडा अपॉन 2 लॅम्बडा केला कटला तर 1/2. बस करेक्ट आहे, करेक्ट आहे. आता डन झालं. म्हणजे इथून तुम्हाला किती भेटेल? थीटा 30 डिग्री किंवा पाय बाय 6. धिस इज करेक्ट. यस, वही मैं कन्फ्यूज था. ठीक आहे, तुमच्या लक्षात आलं काय केलं? काहीच नाही केलं. एका मिनिटासाठी सगळं विसरून जा काय आहे. तुम्हाला जे डिफ्रॅक्शनचे फॉर्म्युले मिळतात तेच इथं पुट केलेत, फक्त तुम्हाला डी ची व्हॅल्यू 2 लॅम्बडा दिली होती ते पुट केली. चालेल, ओके. चला नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेड लाईट ऑफ वेवलेंथ एवढा फ्रॉम अ डिस्टन्स सोर्स फॉल्स ऑन द स्लिट ऑफ एवढी. ठीक है, चलो बताओ. लैम्बडा 6500 एंगस्ट्रॉन यूनिट. ठीक है, इसको शिफ्ट कर सकते हैं एंगस्ट्रॉन के -10, डेसिमल के 3, तो इसको 6.5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर ऐसा लिख सकते हैं. बोलू नका काय. सोर्स फॉल्स ऑन द स्लिट 0.50 मिलीमीटर वाइड, यानी कि स्मॉल डी 0.50 मिलीमीटर. तर मिलीचे -3, डेसिमलचा 1 -4, 5 इंटू 10 रेज टू द पॉवर -4 मीटर. व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन फर्स्ट 2 डार्क बैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट 1.8 मीटर. तो आपको कैपिटल डी स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.8 मीटर और आपको पूछा है की जो डिफ्रॅक्शन पॅटर्न आहे त्याच्यात 2 फर्स्ट मिनिमा म्हणजे सेंट्रल मॅक्सिमा आहे, त्याच्या वर एक पहिली मिनिमा आहे, त्याच्या खाली एक पहिली मिनिमा आहे, तर 2 मिनिमा मधलं डिस्टेंस विचारलं. म्हणजे तुम्हाला काय विचारलं? सेंट्रल मॅक्सिमाची विड्थ लीनियर वाली, और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हम किससे डिनोट करेंगे? बीटा से, है ना. बीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा डी अपॉन डी. काय काय माहित आहे? लॅम्बडा माहित आहे, डी माहित आहे, डी माहित आहे. चला 2 बोल, लॅम्बडा बोल. 65 इंटू 10 ची पावर -8. त्यानंतर डी कॅपिटल डी 1.8, 18 इंटू 10 ची पावर -1. त्यानंतर कोण आहे? स्मॉल डी किती आहे? 5 इंटू 10 ची पावर -4. चला काय होईल? 5 ने डिवाइड होईल, 13 ने डिवाइड होईल, है ना. 13 पंच 65 होतात ना, तर आपण 13 ने डिवाइड करतो, हा काय होईल? 13. हे -4 यातल्या -4 सोबत कटलं, तिथे काय झालं? -4. ठीक आहे, अजून काय होऊ शकते? काहीच नाही. 18 दुनी 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 13 आणि 10 ची पॉवर किती येईल? -5. 36 मल्टीप्लाइड बाय 13, सांगा आन्सर. 36 मल्टीप्लाइड बाय 13, फास्ट सांगा एकदम. आणि हे येईल तुमचं पहिले आन्सर येईल, तुम्ही मीटर मध्ये काढून घ्या आणि नंतर मग ते मिलीमीटर किंवा मायक्रोमीटर मध्ये कन्वर्ट करू. 468. तो 468 इंटू 10 रेज टू दी पॉवर -5. तर मी काय करतो आता बघा, या -5 चा फक्त -3च ठेवतो, म्हणजे मिलीमीटर होऊन जाईल. जनरली छोटी साईज एक्सप्रेस करण्यासाठी पॉप्युलर युनिट आहे मिली. मग उरले किती? -2 ऍडजस्ट करून टाकेल, म्हणजे 4.68. तो ये हो जाएगा 4.68 मिलीमीटर. क्या बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. ये हो गया. इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इफ द सेंट्रल फ्रिंज विड्थ इज 5 मिलीमीटर. सेंट्रल फ्रिंज विड्थ म्हणजे सेंट्रल मॅक्सिमाची सेंट्रल मॅक्सिमाची विड्थ म्हणजे कोण? बीटा ऑफ सीएम किती? 5 मिलीमीटर. इट इज 5 इंटू 10 रेज टू पॉवर -3 मीटर. लॅम्बडा किती दिलंय? 500 नॅनोमीटर. तर नॅनो -9, 2 0, 2 -9 -7. इट इज 5 इंटू 10 रेज टू द पॉवर -7 मीटर. व्हॉट इज द स्लिट विड्थ इफ द स्क्रीन इज ॲट 50 सेंटीमीटर. स्क्रीनचं डिस्टन्स किती? 50 सेंटीमीटर. इट इज 50 इंटू 10 रेज टू द पॉवर -2 मीटर. अँड काय सांगितलं ना? स्लिट विड्थ म्हणजे स्मॉल डी ची व्हॅल्यू विचारली. चला सांगा. सेंट्रल मॅक्सिमा डिफ्रॅक्शनचा प्रश्न आहे, तर वी ऑल नो दॅट BCM इज इक्वल टू 2 लॅम्बडा डी बाय डी. तुम्हाला विचारलंय स्मॉल डी इज इक्वल टू 2 लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन बीटा ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमा. व्हॅल्यू पुट करूया. 2 लॅम्बडा बाबू, लॅम्बडा 5 इंटू 10 रेज टू पॉवर -7. कॅपिटल डी 50 इंटू त्यालाही करतो हा शिफ्ट 5 इंटू 10 ची पॉवर किती बाळा?
-1 आणि डिवाइड मध्ये बेटा किती आहे 5 इंटू 10⁻³ पाचा पाचा कॅन्सर. इथं हा -3 -3 गेला तर किती उरला -4 5 दुनी 10 10 आणि इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻4 हे दोघं एकमेकाला कुठले तर हा 1 इंटू 10⁻⁻4 ऍडजस्टमेंट करतो 0.1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर म्हणजे 0.1 मिलीमीटर. धिस इज व्हॉट स्मॉल डी. कळलं का? ओके चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं. इफ द सेंट्रल विड्थ इज 1 सेंटीमीटर, सेंट्रल विड्थ मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ की बात कर रहा है, तो बीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10⁻² मीटर. ओके एंड सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न हाँ स्लिट विड्थ किती दिली आहे डी इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर डेसिमलचा 1 मिलीचे -3 10⁻⁻4 मीटर. व्हाट इज द स्क्रीन डिस्टेंस फॉर, स्क्रीन डिस्टेंस मतलब कैपिटल डी का वैल्यू पूछा है और लैम्बडा दिया है 500 नैनोमीटर. करता येईल का 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. करसाल घरी. ओके तो ये आपको HW के लिए है, होमवर्क के लिए. ठीक है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. लीनियर एपर्चर हुज विड्थ इज 0.02 सेंटीमीटर. ठीक है लीनियर एपर्चर है जिसका विड्थ यानी कि स्मॉल डी कितना सेंटीमीटर, सेंटी का -2 डेसिमल का -2 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. ठीक है प्लेस इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर. एक लेंस के ठीक सामने है ना स्क्रीन रखी हुई है और उनके बीच में का डिस्टेंस वो फोकल लेंथ लेंस की कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर. तो जो फोकल लेंथ दी हुई थी ना उसको ही आप कैपिटल डी लेने का, क्योंकि लेंस से ही कन्वर्ज होके वो वहां पे मिल रहे हैं. आपको ध्यान रखना है कि आपको उसकी वैल्यू किसकी वैल्यू एफ की वैल्यू कैपिटल डी लेनी है. ठीक है तो आप एफ जो है वो लिया, यहां पे एफ लिख रहा हूं मैं 60 सेंटीमीटर. ओके आगे बढ़ते हैं, इसको कन्वर्ट कर लो 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. द एपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ. लैम्बडा गिवन है आपको 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर. तो इट इज 5 इंटू 10 सगळं सीएम मध्ये होतं वाटतं यार. ठीक आहे आता केलं कन्वर्ट केलं जाऊ द्या -5 आणि काय होईल -7 मीटर. ओके हा दिलेला आहे. फाइंड द डिस्टन्स ऑफ द फर्स्ट डार्क बँड ऑफ द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन. डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट मिनिमा विचारलं. फर्स्ट डार्क बँड म्हणजे फर्स्ट मिनिमा. ठीक आहे हा काय फॉर्म्युला डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट मिनिमा इज इक्वल्स टू फर्स्ट लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ये तो निकालना है. लैम्बडा आपके पास है 5 इंटू 10⁻7 इंटू कैपिटल डी आपके पास. अब कैपिटल डी आपके पास कितना है एफ के बराबर. इट इज 6 इंटू 10⁻⁻1. ठीक है हा ऍडजस्ट केला इथं 0. ठीक है ना ओके आणि डी स्मॉल डी किती आपल्याकडे 2 इंटू 10⁻⁻4. तर हे -4 यासोबत कटले राहिले इथं -3 हा 2×3=6. ठीक आहे पुढे जर सॉल्व केलं तर डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट मिनिमा इट इज इक्वल टू 5×3=15 15 एंड -3 -1 -4 ना 10⁻⁻4. ठीक है तो इसको ऐसे कर लेता हूं 15 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻2 मीटर. अब अगर आप देखेंगे 10⁻⁻2 एडजस्ट कर दूंगा तो 0.15 ये एडजस्ट कर दिया डेसिमल के साथ और इधर क्या रहेगा सेंटीमीटर. तो आहे का ऑप्शन मध्ये बी इज द आंसर यानी कि सेकंड नंबर का आंसर हुआ इसका. ठीक है तो यहां पे तुम्हारा जो डिफ्रैक्शन टॉपिक है कौन सा टॉपिक डिफ्रैक्शन वो होता है कंप्लीट. इसके बाद हम किती आहे वेळ 11:30 ना क्लास. हां तर आता एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्या. याच्यानंतर मी या पुऱ्या चॅप्टर मधला जेवढे चॅप्टर तुम्ही शिकले की नाही हे काहीच नाही मजाच नाही चॅप्टर मध्ये. सगळ्यात जास्त मजा आता नेक्स्ट टॉपिक मध्ये आणि टॉपिकचं नाव आहे पोलरायझेशन ऑफ लाईट. तो उसको पढेंगे. ठीक है पटकन ब्रेक घ्या 5 मिनिटाचा बाकी नंतर येईल.